रीडिंग बेईमानी क्या है? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। लिखिए हेडिंग, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों ने जाना था कि यदि हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जितना सेल जोड़ेंगे उतना गुना धारा प्राप्त होगा। याद है कि नहीं? लेकिन एक कंडीशन था कि उसमें आंतरिक प्रतिरोध बहुत क्या था? कम था। आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम था। तो यदि आंतरिक प्रतिरोध सेलों का क्या हो? बहुत कम हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? ज्यादा धारा प्राप्त करने के लिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब सेलों के समांतर क्रम संयोजन में सभी लोग जानते हैं कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और निगेटिव टर्मिनल होगा वो दोनों अलग अलग नहीं जुड़ेगा। वो दोनों कहाँ जुड़ेगा? एक पॉइंट पर। जैसे कौन है भाई? तुम लोगों से उम्मीद नहीं है। हाँ हाँ बहन है। देखो गलती हो गया, भाई बोल दिए। बहन बोलना चाहिए। मैंने भाई से पूछा है। जैसे अब ये काम बहनें नहीं करती है ना, इसलिए हमको लगा कोई भाई है। ठीक है, सब बैठ गया ना? देखो, तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि जितने सेल होते हैं ना, उन सभी सेलों के प्लस वाले टर्मिनल को, देखिए सब प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला टर्मिनल एक जगह जुड़ता है। ध्यान देना, प्लस वाला टर्मिनल एक जगह पर और माइनस वाला टर्मिनल एक जगह पर जुड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था श्रेणी क्रम जब हम संधारित्रों को जोड़े थे ना, तो उसमें सभी संधारित्रों का पहला सिरा एक जगह पर और दूसरा सिरा एक जगह पर। जब हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन किए थे तो वहाँ भी सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह जुड़ा था और दूसरे सिरे को दूसरे जगह जुड़े थे। तो मतलब वही संयोजन चल रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इससे धारा प्राप्त करेंगे ना, तो एक बाह्य प्रतिरोध क्या जोड़ देते हैं? आर। इसे क्या जोड़ देते हैं? एक बाह्य प्रतिरोध आर। ठीक है, तो बाह्य प्रतिरोध आर को फिलहाल अभी रहने दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे बाद में। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि यहाँ से कुछ न कुछ धारा जरूर मिलेगा। नहीं जी, 3 सेल जोड़े हैं। अच्छा, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R1, R2, R3। ऐसे बना देते हैं, तभी न मानेंगे जी कि सेल का क्या है? वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। 3 सेलों को जब हम जोड़ेंगे तो ये तीनों सेल मिलकर एक बैटरी बन जाएंगे। सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं? बैटरी। सेलों के संयोजन को बैटरी बोलते हैं। तो तीनों मिलके एक बैटरी के बराबर काम करेंगे ना। मतलब कि ये तीनों का तुल्य कुछ न, माने तुल्य जो है, तुल्य वैद्युतवाहक बल मिलने वाला है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध मिलने वाला है। तो तीनों के तुल्य हमको एक बैटरी मानना पड़ेगा। उस बैटरी को मान लेते हैं तीनों के क्या है? तुल्य है। तो तीनों के तुल्य एक मान लेते हैं सेल यहाँ पर। हाँ, तीनों के क्या है? तुल्य है। माने ये उतना काम करेगा ना जितना ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इन तीनों के ये क्या है? तुल्य है। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध उसको क्या मान लेते हैं? आर। वैद्युतवाहक बल ई, आर तुल्य कह लेंगे इसको।
यह आर तुल्य रहेगा, यह ई तुल्य रहेगा। इन सेलों में पहले सेल का वैद्युतवाहक बल E1, दूसरे सेल का वैद्युतवाहक बल E2 और तीसरे सेल का वैद्युतवाहक बल E3। इनका विभव भी तो होगा, इनका विभव होगा V1 V2 और V3। इनका वैद्युतवाहक बल V1 V2 और V3, V2 V1 और V3। अब आप लोगों को पता है कि ये सेल जो है किस संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो क्या इसमें से जो बहने वाली धारा होगी वो सब एक समान होगा? नहीं। धारा प्रवाह के लिए देख रहे हैं यहाँ पर 3 मार्ग है। धारा प्रवाह के लिए कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग हैं। मान लीजिए कि धारा इधर से निकल ही रहा है और धारा आ रहा है, आके फिर इसमें प्रवेश करेगा तो 3 जगह न जाएगा धारा यहाँ से। तो धारा प्रवाह के लिए कितना मार्ग है? 3 मार्ग है। तो 3 मार्ग है तो सब में धारा क्या रहेगा? अलग अलग। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो धारा है वो I1 है, यहाँ धारा I2 है, यहाँ धारा क्या बराबर रहेगा? इसमें भी बराबर रहेगा। जो टर्मिनल विभवांतर है ना वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो सबको क्या मान लिए? इसके पिछला वाला जब समांतर क्रम पढ़े थे, समांतर क्रम नहीं, श्रेणी क्रम पढ़े थे, तो श्रेणी क्रम में धारा एक समान था। आज टर्मिनल विभवांतर क्या था? अलग अलग था। यहाँ सबका टर्मिनल विभवांतर बराबर रहेगा लेकिन सब में धारा क्या रहेगा? अलग अलग। यही धारा जो टोटल यहाँ पर बह रहा है, जो इसमें टोटल धारा I आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों आके मिल जाएगा ना यहाँ पर। तो जो I धारा निकलेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, चूंकि फार्मूला पढ़े थे E इक्वल टू V प्लस I R था जी, याद करो। E V और R में संबंध E इक्वल टू V प्लस I R था, E इक्वल टू V प्लस I R। इसमें क्या चेंज हो रहा है बताइए? V चेंज हो रहा है कि I चेंज हो रहा है? I चेंज हो रहा है ना। जब श्रेणी क्रम पढ़े थे तो वहां पर V चेंज हुआ था, तो V चेंज हुआ था तो सबका V निकाले थे। यहाँ पर क्या निकल रहा है? यहाँ पर I चेंज हो रहा है ना, तो सबके लिए क्या निकालेंगे? तो बताइए, यहाँ से अगर I का फार्मूला बनाना चाहें तो I माइनस V इधर आ जाएगा, E माइनस V, और उधर क्या बनेगा? IR नहीं जी, और I इक्वल टू क्या बन जाएगा? E माइनस V बटे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और इसी हम सूत्र को पहले सेल पर, दूसरे सेल पर, तीसरे सेल पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। यही वाला है। ये वाला अप्लाई किए थे कहाँ पर? जब श्रेणी क्रम में रखा गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी चेंज हो रहा था। तो V1 V2 V3 नहीं, VAB था, VBC था, VCD इस तरह से था ना, तो वहाँ पर भी निकाला गया था। यहाँ चूंकि भी तो बदल नहीं रहा है, I1 I2 I3 धारा अलग अलग है, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि सभी सेलों के प्लस वाले टर्मिनल को एक बिंदु पर और सभी सेलों के माइनस वाले टर्मिनल को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो सेल जोड़े हैं, इन सेलों के वैद्युतवाहक बल क्रमशः E1 E2 और E3 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 है। चूंकि ये सभी सेल एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो सबका क्या होगा? एक बराबर होगा। तो V और यहाँ पर V हो गया। और चूंकि यहाँ पर देखिए धारा प्रवाह के लिए कितना मार्ग है? 3 मार्ग है, इसलिए सभी सेलों से धारा अलग अलग नहीं मिलेगा जी। तो सेलों से जो धारा मिल रहा है वो I1 I2 और I3, कुल धारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर पहले सेल के लिए लगाया जाए तो लिखेंगे पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए बताइए पहले सेल के लिए क्या होगा? पहले सेल के लिए I1 न है, पहले सेल से धारा बह रहा है I1, तो I1 इक्वल टू E1 माइनस V बटा R1, ये न होगा जी। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। दूसरे सेल के लिए बताइए, दूसरे सेल के लिए I2 इक्वल टू
E2 माइनस भी बटा R2 समीकरण नंबर। तीसरे सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए बताइए I3 इक्वल टू E3 माइनस भी बटा समीकरण 3 बना दिया जाए। तो ये समझ में आ रहा है ना कहाँ से हो रहा है। हम लोग का एक फार्मूला था E इक्वल टू भी प्लस आई आर, ये ना था जी। हम भी को कहाँ कर दिए, लेफ्ट में ले लिए, तो E माइनस भी हो गया, उधर क्या बच गया आई आर। इसमें से I निकालना चाहते हैं तो R कहाँ चल जाएगा। I हम क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस संयोजन में I ही चेंज हो रहा है, दिख रहा है। और पिछले वाले में भी निकाले थे क्योंकि उसमें भी क्या था, अलग अलग था, उसमें I बराबर था, इसमें I क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा 3 निकल गया। अब यहाँ से लिख देते हैं कि यदि सेल से प्रवाहित कुल धारा I हो तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना ठीक है। अभी तीनों मिला के I धारा दे रहा है, अभी अकेले कितना धारा देगा I, तीनों के तुल्य ना है। हाँ, किसको, इसको बनाया जाएगा, पहले इसका मान रख लेते हैं। इतना 3 है, 3 वो समीकरण समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते इसमें, तो I इक्वल टू मान रख दीजिए तीनों का। समीकरण 1 E1 माइनस भी बाई R1, E1 माइनस भी बटा R1 प्लस E2 माइनस भी बटा प्लस E3 माइनस भी बटा R3। इसको थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा। तो I इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस भी बटा R1, अरे ये दोनों का ना बटा है, E1 का ही बटा R1 है और भी का ही बटा क्या है, R1 है, प्लस E2 बाई R2 माइनस भी बटा R2, ये लिख दें, प्लस E3 बाई R3 माइनस भी बटा R3, ये हो गया। और आगे इसके आगे हम लोग हल करेंगे। अभी जितना लिखे उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लोग किस क्रम में सेलों को जोड़े हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सेलों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सेलों के सभी प्लस वाले टर्मिनल को एक बिंदु पर और सेलों के सभी माइनस वाले टर्मिनल को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। और चूंकि यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए देखिए 3 मार्ग न है, और सेल भी अलग अलग विद्युत वाहक बल का है, देख रहे हैं, एक E1 है, एक E2 है और एक E3 है, तो धारा अलग अलग मिलेगा। तो मान लेते हैं कि पहले सेल से धारा I1 है, दूसरे सेल से धारा I2 है, तीसरे सेल से धारा, सब मिलाए कितना धारा हो जा रहा है, I। सेल जो जोड़े हैं उनका विद्युत वाहक बल E1, E2 और E3 है, और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। चूंकि ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका टर्मिनल विभवांतर क्या रहेगा, एक समान रहेगा, भी और भी है। लेकिन नहीं, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाता है, बदल जाता है। और उसमें क्या समान रहता है, धारा समान रहता है, और इसमें धारा समान नहीं। तो जहाँ पर धारा समान रहता है वहाँ पर भी बदल जाता है, और यहाँ भी समान है तो क्या बदल गया, धारा बदल गया। तो चूंकि सेल का फार्मूला होता है E इक्वल टू भी प्लस आई आर। चूंकि I बदल रहा है इसीलिए हम क्या निकालना चाहते हैं, I। तो भी को भेज लिए उधर, E माइनस क्या हो गया, भी, इधर क्या बच गया, आई आर। I का मान निकालेंगे तो R कहाँ जाएगा, नीचे। तो I इक्वल टू E माइनस भी बटा R। इसी सूत्र को हम कहाँ लगा रहे हैं, पहले, दूसरे और तीसरे सेल पर लगा रहे हैं। तो पहले सेल के लिए धारा I1 है, तो I1 इक्वल टू E माइनस भी बाई R होगा ना। लेकिन पहले सेल के लिए E नहीं है, E1 है, अभी तो सबके लिए है। अब बटे आंतरिक प्रतिरोध R के बदले में क्या हो जाएगा, R1। यही चीज दूसरे सेल के लिए लेंगे तो I2 इक्वल टू E2 माइनस भी बटा R2, और तीसरे सेल के लिए लेंगे तो I3 इक्वल टू E3 माइनस भी बटा R3। यदि सेल से प्रवाहित कुल धारा कितना मान लें, I मान लें, जैसा कि माने ही है, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1, 2 और 3 से इन मानों को उठा के यहाँ पर रख दिए हैं, और
इनको क्या कर रहे हैं अलग अलग, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 देख रहे हैं, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, E3 बाई R3 माइनस V बाई R3। इतना ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा इसमें, बोले हम पहले। तो यहाँ पर लिख देते हैं तुल्य सेल के लिए, तुल्य सेल के लिए, तुल्य सेल के लिए, तुल्य सेल में इसके बराबर धारा बह रहा है ना, यहाँ अकेले कितना प्रवाहित कराएगा I, तो I हो गया। बताइए तुल्य सेल के लिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V बटा R, E माइनस V बटा, जबकि यहाँ देखिए E तुल्य विद्युत वाहक बल है और R जो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, समझ रहे हैं। तो R, तो I इक्वल टू आप इसको क्या कर सकते हैं, E बटे R इक्वल टू माइनस V बटे R लिख सकते हैं। इसको समीकरण बना दीजिए कितना 4, और इससे तुलना करा दीजिए, इसको 4 नहीं बनाइए, इसको 4 बना दीजिए, इसको बना दीजिए 5। अब देखिएगा यह तीनों का मिला के जो धारा I है वो यह है, समझिएगा। इन तीनों से जो प्राप्त धारा I है वो यह है, इस एक से जो प्राप्त धारा I है वो यह है, और दोनों बराबर ना है। तो मतलब कि समीकरण 4 और 5 को क्या कर सकते हैं, समीकरणों को बराबर दिखा देंगे। तो समीकरण 4 और 5 को हम बराबर दिखा रहे हैं। अब समीकरण 4 और 5 को बराबर, सब तो मिटा दिए हम जी। समीकरण 4 तथा 5 से इसमें का I कितना है, E बटे R माइनस V बटे R, और उसमें का कितना था, देखिए E1 बटा R1 माइनस V बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस V बटा R2, ये ना था जी, आप प्लस E3 बटा R3 माइनस V बटा R3, यही था। अब देखिएगा इसमें E बटा R माइनस V बटे इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं V इंटू 1 बाई R लिख दे रहे हैं, V इंटू 1 बाई। अब वास्तव में जो E है वो तुल्य है, माने तुल्य विद्युत वाहक बल है, और R भी आपका क्या है, तुल्य विद्युत वाहक बल है, ध्यान देना, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसको E1 E2 E3 को एक पास रख लीजिए, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे डॉट डॉट आगे तक जो भी होगा, क्योंकि 3 है तो 3 गुना होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा चल जाएगा, तो ये एक साथ ले लिए। और बाकी माइनस V बटा R1 माइनस V बटा R2 माइनस V बटे R3, इसमें से माइनस V कॉमन कर दिए, क्या कॉमन कर दिया गया, माइनस V, तो मिल गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोनों तरफ अगर तुलना कर दे हम, तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो E बटा R इक्वल टू E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3, एक इक्वेशन यह मिल जाएगा जहां E तुल्य वैद्युत वाहक बल है और R तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं E तुल्य बटा R तुल्य, एक इक्वेशन हम लोग का ये बन गया, माने एक रिजल्ट हम लोग का आ चुका है। और देखिए बाकी का तुलना कराएंगे ना, तो माइनस ठीक है माइनस के बराबर, V ठीक है V के बराबर, और 1 बाई R किसके बराबर है, 1 बाई R, R तुल्य लिख दें, 1 बाई R तुल्य बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो एक रिजल्ट भी मिल गया। अब इन्हीं के सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि सभी सेल एक जैसा है, तो सबका विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा, E मान लेंगे तो सबका बराबर न होगा, सबका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये थोड़ा सा सूत्र क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन मेन सूत्र हम लोग का क्या मिल गया, यही मिल गया।
ई तुल्य बटा आर तुल्य। अगर ई तुल्य पूछता है तो कैसे निकालेंगे? ई तुल्य पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस सूत्र का प्रयोग करके आर तुल्य निकाल लेंगे। अरे इसका प्रयोग करके 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 जोड़ के पलट लेंगे तो आर तुल्य नहीं निकल जाएगा। जैसे हम लोग प्रतिरोध निकालते थे समांतर क्रम में, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 1/r = 1/r1 + 1/r2, वही ना चीज़ है। तो ये निकाल लेंगे और ले आके इसमें मान रखेंगे और तब इसको भेज देंगे इधर, तो क्या निकल जाएगा? ई तुल्य निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सूत्र हम लोग का दोनों यही है। अब इससे हम अलग अलग कंडीशन को देखेंगे। तो इतना पहले लिखिए, फिर आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर सभी लोग, हम लोग इस संयोजन में क्या जाने हैं? इस संयोजन में हम लोगों ने यह जाना कि ई तुल्य बटा आर तुल्य ये होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/, तो 3 सेल है तो 3 स्टेप तक जा रहा है। अगर ज़्यादा सेल होंगे, इससे ज़्यादा होगा तो ये चल जाएगा। मान लीजिए कि एन सेल है तो En/Rn तक हो जाएगा नहीं। और 1 जो यह आर तुल्य था ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ओम के नियम में जब प्रतिरोधों का संयोजन किया गया था तो 1 कैपिटल आर था, वहाँ तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर था, यहाँ स्मॉल आर है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आयन ऐसे सेल जोड़े हैं तो 1/Rn। ये तो ठीक है। अब मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर सेल ले रहे हैं, सेल ये सभी सेल एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब कि सबका विद्युतवाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ये सब क्या है? बराबर हैं। इनको बाह्य परिपथ आर से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। बाह्य परिपथ आर से इसको जोड़ दिया गया है। सबके लिए ई समान है, ठीक है। आर भी सबके लिए क्या है? समान है। धारा इसमें कितना आ रहा है? आई। धारा कितना आ रहा है? आई। सबका टर्मिनल विभव कितना रहेगा? सबका टर्मिनल विभव भी रहेगा। अब बताइए यहाँ पर प्रत्येक सेल का वैद्युतवाहक बल कितना माना जा रहा है? ई। चूंकि सब एक ही जैसा न है तो इनका वैद्युतवाहक बल क्या रहेगा? मतलब बराबर रहेगा। उसी बराबर को हम लोग क्या मान रहे हैं? ई। यहाँ पर लिखेंगे माना सेल एक समान है। माना सेल एक समान है, इसलिए इनका विद्युत वाहक बल भी, विद्युतवाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? समान होगा। आंतरिक प्रतिरोध समान होगा। तो लिखेंगे माना विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ चूँकि 3 सेल दिखा रहे हैं ना, हम मान लेते हैं कि यन सेल जुड़ा है। कितना सेल? एक ही बार यन के लिए निकाला जाए। अब 5 देगा तो यन बदले में 5 रख लेंगे, 6 सेल लेगा तो यन बदले में 6 रख देंगे। फार्मूला हम यन सेल के लिए निकालते हैं। यदि सेलों की संख्या यन हो तो, ध्यान समझना, सेलों की संख्या यन हो तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लें? आर डैश मान लें। आर डैश के लिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर सबका आंतरिक प्रतिरोध आर और आर न है, और इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना मान ले रहे हैं? आर डैश। अभी केवल सेल का है,
तो फार्मूला होता है आर, रहने दीजिए, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इसे ऐसे लिख देते हैं आर तुल्य। तो 1/R तुल्य बराबर 1/R, R1 के बदले में R है, R2 के बदले में भी R ही है, क्योंकि सबका आंतरिक प्रतिरोध बराबर न है। फिर 1/R, फिर 1/R कहाँ तक, N पद तक। तो 1/R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, N/R। 1/R 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 कौ बार, N बार। तो नीचे का हर बराबर है, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, केवल अंश जोड़ देंगे। तो बताइए 2 बार जोड़ेंगे तो 2/R हो जाएगा, और 3 बार जोड़ेंगे तो 3/R, 4 बार जोड़ेंगे तो 4/R, N बार जोड़ेंगे तो N/R। तो यहाँ से जब N/R निकल गया तो यहाँ से हम कहें तब R तुल्य कितना होगा, तो R/N होगा। ध्यान समझना, R तुल्य कितना हो जाएगा, R/N। अब चूंकि आपका जो सेल है वह R बाह्य प्रतिरोध से न जुड़ा है, तो लिखेंगे कि चूंकि यह सेल R प्रतिरोध के बाह्य परिपथ से जुड़ा है, बाह्य परिपथ से जुड़ा है। तो बाह्य परिपथ से जुड़ा है, तो बताइए ये तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हुआ। अब बाहर वाला भी तो कैपिटल R है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध देखिए। अच्छा ये बताइए, है तीनों चाहे यनो मिला के एक न बन गया, तो यह एक इससे आके श्रेणी क्रम में न जुड़ गया जी। अरे सब मिला के एक समझ लीजिए, देखिए सब मिला के एक समझ लीजिए, आइए आ के नीचे एक और ऐसे जुड़ रहा है, तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 होता है ना, तो है पूरा काम करेगा R1 का, यह काम करेगा R2 का। तो पूरा कितना आया है, R/N प्लस कैपिटल R, तो R/N प्लस कैपिटल R, ये आपका हुआ कौन सा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब कौन सा कुल प्रतिरोध, तो बैटरी का प्लस बाह्य परिपथ जो R में जोड़े हैं ना, इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R/N प्लस R। हम यह मान लेते हैं कि कुल में कितना धारा बह रहा है, I, और सबका टर्मिनल विभवांतर कितना है, V। तो यहाँ कुल जो प्रवाहित धारा है उसका फार्मूला होता है कुल प्रवाहित धारा I = कुल वैद्युतवाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, I निकालेंगे तो इनका कुल वैद्युतवाहक बल निकाल के अब बटा में किससे भाग कर देंगे, कुल प्रतिरोध से। तो इससे बहने वाला क्या निकल जाएगा, धारा निकल जाएगा। लिखिए तो उसके नीचे, तो हम लोग का कुल प्रतिरोध कितना निकला है जी, देखिए तो कुल प्रतिरोध कितना निकला है, R + N/R, R/N, वही बतिया है, R + R/N, ये हो गया कुल प्रतिरोध। अच्छा हम सुनते हैं सब। और अगर एक सेल का वैद्युतवाहक बल E है तो वैसा N सेल जुड़ा है, कितना सेल जुड़ा है, N सेल जुड़ा है और समांतर क्रम में जुड़ा है, तो क्या विद्युतवाहक बल बढ़ेगा, घटेगा। इस तरह का सेल जुड़ रहा है, ऐसे एक ही टर्मिनल पर सब जुड़ रहा है, तो एक सबका E है, तो टोटल कितना विद्युतवाहक बल होगा, हो जाएगा इस तरह से, नहीं होता इस तरह से। जब समांतर क्रम में सेल जुड़ता है ना, तब विद्युतवाहक बल सब बराबर रहता है, क्योंकि टर्मिनल थोड़ी ये चेंज हो रहा है, सब तो एक ही टर्मिनल पर ना है। जब श्रेणी क्रम में सेल जुड़ेगा ना, तो जितना सेल जुड़ेगा उसका विद्युतवाहक बल उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें सेल कितना भी जुड़े सबका विद्युतवाहक बल क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर कुल विद्युतवाहक बल भी हम लोग का क्या रहेगा, E रहेगा, समझे। तो कुल विद्युतवाहक बल
कुल विद्युत वाहक बल कितना रहेगा? NE नहीं कहेंगे, वही अगर श्रेणी क्रम रहता तो NE हो जाता, लेकिन समांतर क्रम है तो NE नहीं होगा। तो कुल प्रतिरोध मिल गया, कुल विद्युत वाहक बल मिल गया। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल टू, फार्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, तो R प्लस R बटा N, तो I इक्वल टू E बटा तिरे गुणा कर दें NR, नहीं जी NR, N गुणे R NR, आप प्लस इसी में R बटा N थर्ड बटा ऊपर, तो I इक्वल टू N, ठीक है NE बटा NR प्लस R, ये निकल गया धारा के लिए सूत्र। अब यहाँ पर ये बताइए कि आंतरिक प्रतिरोध जो है, जो स्मॉल r है, वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा? नहीं होगा? अरे भाई, ये जो स्मॉल r है वो कम ही नहीं होता है, वो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अब बाह्य प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। सुनो ध्यान से, आंतरिक प्रतिरोध R है, अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है ना, तो ये कम होता है, ये क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन मान के चलो कि हमारे पास जो सेल है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ज़्यादा। अब बाह्य प्रतिरोध क्या है? कम है। जैसे सेल का खराब क्वालिटी का सेल रहेगा ना, तो आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। अब बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यदि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो R ग्रेटर देन NR, यही होगा, R ग्रेटर देन NR, माने NR एकदम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आज छोटा हो जाएगा तो उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षणीय होगा तो क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो I इक्वल टू बताइए क्या होगा? NE बटा N केवल R, NR तो छोड़ दिए, क्या बचा? I इक्वल टू N और E बटे R क्या है? एक सेल से प्रवाहित धारा है। यही रिजल्ट वहां भी आया था, देख लेना, पिछले वाले में यही आया था। I इक्वल टू N E बाई R आया था ना, देख लो, यही आया था। I इक्वल टू N E बटा R क्या है? एक सेल से प्रवाहित धारा है। तो एक सेल से जो प्रवाहित धारा है, तो जितना सेल जोड़ेंगे धारा उसका उतना गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। माने 5 सेल जोड़ेंगे तो धारा एक सेल का को गुना मिलेगा? 5 गुना। 6 सेल जोड़ेंगे तो 6 गुना। तो दोनों में जब रिजल्ट बराबर आ रहा है तो अंतर क्या है तब जोड़ने में? क्यों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, क्या मतलब है तब जोड़ने का? ये रिजल्ट वहाँ आए थे कि नहीं आए थे, ये बताओ पहले। आया था। तो हम कहे थे कि अगर जितना सेल जोड़ेंगे धारा एक सेल का उतना गुना प्राप्त हो रहा है। जैसे एक सेल से अगर 2 एम्पियर धारा मिल रहा है ना, पिछला वाला हेडिंग में, एक सेल से 2 एम्पियर धारा मिल रहा है और 5 सेल जोड़ दिए हैं तो 2 पचे 10 एम्पियर धारा मिल जाएगा। ये भी वही कह रहा है कि यदि 5 सेल जोड़ रहे हैं n बराबर 5, एक सेल से धारा अगर 2 एम्पियर मिल रहा है तो 2 पचे आई, यहाँ भी कितना होगा? 10 एम्पियर। तो क्या जरूरत है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की? तो कैसे हम जोड़ देते? नहीं जोड़ देते? दोनों का रिजल्ट तो बराबर आ रहा है ना, लेकिन दोनों में अंतर है। उस वाले हेडिंग में ध्यान से देखना कि वहां आंतरिक प्रतिरोध एकदम कम था, आंतरिक प्रतिरोध क्या था? अब बाह्य प्रतिरोध क्या था? ज्यादा था। यहाँ देख रहे हैं बाह्य प्रतिरोध कम है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। तो बताइए, हम सेलों का संयोजन करते हैं धारा बढ़ाने के लिए। सेलों का संयोजन क्यों करते हैं? धारा बढ़ाने के लिए ना। तो हमारा उचित संयोग क्या होगा? श्रेणी क्रम के समांतर क्रम। ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा उसके आंतरिक प्रतिरोध पर। अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, ध्यान देना,
अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, और अगर आंतरिक प्रतिरोध कम है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इसलिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम उपयोगी है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, दिख रहे हैं आर ज़्यादा है तब नहीं आया है, तो अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा धारा मिलेगा, और अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध एकदम क्या है, कम है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब जाके ज़्यादा धारा प्राप्त होगा। कोई भी आदमी सेलों का संयोजन कम धारा प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, ज़्यादा प्राप्त करने के करता है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है कि ज़्यादा है। या बाह्य प्रतिरोध को देख लेते हैं। बाह्य प्रतिरोध अगर उसका बाह्य प्रतिरोध जो बाह्य परिपथ है उसका अगर प्रतिरोध कम है तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे, अब बाहर का प्रतिरोध ज़्यादा है तो किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो टार्च में बताइए, जो 3 सेल वाला 4 सेल वाला टार्च होता है, 3 सेल वाला, उसमें कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। क्यों श्रेणी क्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा होता है, वहाँ पर बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए कोई बाह्य प्रतिरोध उसका नहीं। सेल को जब टार्च को देखना, सेल को जब भरते हैं ना तो सेल के किनारे से एगो छड़ गया रहता है जो सेल के ऊपर टच करता है, और सेल का आगे वाला इसे सीधे बल्ब के ही पीछे टच करेगा जा करके, देखेंगे नहीं, किनारे से एक छड़ निकला रहता है ना, वो ऊपर टच करता है, तो जो छड़ निकला रहता है वो प्लेट का होता है, मोटा होता है, हार्ड होता है ना, वो उसका प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होगा ना ज़्यादा, तो वहाँ पर बाह्य प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ना बेहतर है। ज़्यादा है वहाँ पर, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, कम है, तो वहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो टार्च अच्छे से जलता है। लेकिन वही चार्जेबल टार्च ले लो, चार्जेबल टार्च जो चार्जिंग करने वाला है, तो चार्जेबल वाले में क्या होता है, उतना मोटा छड़ रहता है उसमें नहीं, वो डायरेक्ट बैटरी में से तार जोड़ के ले आता है, मतलब उसका बाह्य प्रतिरोध क्या है, कम है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज़्यादा, तो वहाँ पर वो समांतर क्रम में सेलों को जोड़ा रहता है। इस चीज़ को देखना, टार्च को खोल करके खराब होगा तो सेलों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हम कभी भी सेलों का संयोजन धारा घटाने के लिए नहीं करेंगे, धारा हमेशा किसके लिए, बढ़ाने के लिए करेंगे। तो अब देख लेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध की स्थिति क्या है। अगर आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा और बाह्य प्रतिरोध कम तो उनका संयोजन समांतर क्रम में होगा, धारा ज़्यादा मिलेगा। अगर आंतरिक प्रतिरोध कम और बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा तो उसका संयोजन श्रेणी क्रम में करेंगे, धारा ज़्यादा मिलेगा। दोनों कंडीशन में धारा क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। समझ रहा है, कब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कब समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो सेल जो टार्च जो बनता है ना, वो सब इंजीनियर पढ़े लिखे हैं, वो जानता है कब श्रेणी क्रम में जोड़ना है और कब समांतर क्रम में। रिमोट की बैटरी देखे है ना, रिमोट में पीछे सेल लगता है तो मोटा स्टील का प्लेट जैसे लगा रहते हैं सब, उसमें तार नहीं रहता है, पीछे प्लेट लगाता है, प्लेट का प्रतिरोध ज़्यादा ना है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए उस सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है रिमोट के बैटरी को। लेकिन वही जो टार्च की बैटरी है, चार्जिंग वाले टार्च की, उसमें सब बाह्य प्रतिरोध कम होता, ज़्यादा होता है, तो उसको हम किस में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। क्या हो गया, कौन वाला, टार्च वाला, टार्च जो चार्जिंग वाला टार्च है ना उसमें समांतर क्रम में होता है, और जो सेल डालने वाला टार्च है उसमें श्रेणी क्रम में होता है। इसको लिख लीजिए।